Namaskar students, in our previous lecture we studied about the wildlife and life of people in Democratic Republic of Congo. So which type of wildlife is there? Many types of animals and birds such as monkeys, gorilla, pigeons, chimpanzees, baboons, okapi, deadly insects and python snakes are found in the thick forest of Democratic Republic of Congo, and marshy areas are home to elephants, rhinoceros and hippopotamus. And the life of peoples are the people living in this region have struggled hard for a living. The majority of them are Bantus, Negroes. ओके जो यहाँ के मेन इनहेबिटेंट हैं वो कौन है? बंतूज, नीग्रोज हैं. इट इज़ अ वन टाइप्स ऑफ ट्रिप्स फाउंड इन फॉरेस्ट. ओके एंड दे आर tall and have curly hair and live in a traditional way and speak Bantus language. जो उनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का क्या नाम है? Bantus language. Okay, and the people those lives in the basin of Congo known as pygmies, they are short in height and live in temporary huts, and they make huts on the tree or on the poles because ground is wet and marshy. Okay, and they move from one place to another in search of food. Hunting and gathering food is their main occupation. So today now we will read about the minerals which are found in Democratic Republic of Congo and the occupation of air, transport and political system. Okay, so minerals. The Congo is rich in natural resources, as I told you: cobalt, bauxite, cadmium, copper, petroleum, diamond, gold, zinc, iron, manganese, uranium, silver, radium and coal are the main minerals found here. The Congo region is a leading producer of hydroelectricity in the world. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों जो वाटर से बनती है, और आपको पता ही है कि वाटर रिसोर्स में कॉन्गो बहुत ही ज़्यादा रिच है. और अब देखो बच्चों, यहाँ पर जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो सारे मिनरल्स टॉप के मिनरल्स है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है. कोबाल्ट एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोबाइल में यूज़ होता है, और आपको पता ही है आज मोबाइल का कितना यूज़ है. तो सोचो मोबाइल में यूज़ होने वाला कोबाल्ट जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है. बॉक्साइट जिससे हम एल्युमिनियम और आयन की चीज़ें बनाते हैं. फिर कैडमियम, कॉपर, पेट्रोलियम देखो पेट्रोलियम भी यहाँ मिलता है जो कि बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे व्हीकल्स के लिए एंड अदर वर्क के लिए. फिर डायमंड जैसे, गोल्ड जैसे इतने इम्पोर्टेंट्स और प्रीसियस मिनरल्स यहाँ पर होते हुए भी ये एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही रिच है, लेकिन यहाँ की जो मिनरल्स हैं उनका सही यूज़ ना होने की वजह से ये कंट्री रिच होते हुए भी पुअर है. ओके, ये यूएनओ की पुअरेस्ट कंट्री की लिस्ट में आती है, यानी कि थर्ड नेशंस की कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है. नाउ द ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर. और कॉन्गो में जो फार्मिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन है. यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं. ओके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज स्टिल इन प्रैक्टिस. और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यहाँ पे आज भी प्रैक्टिस में है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों? देखो इसके बारे में आप आपके 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे और 7th स्टैंडर्ड में भी ज्योग्राफी के अंदर ये आएगा. ओके, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है बच्चों कि कोई लैंड है उसे कुछ क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो जो ग्रास लैंड है उसके आसपास का एरिया जहाँ पे शॉर्ट ट्रीज़ हैं उन्हें कट करके लैंड को साफ़ किया जाता है. फिर वहाँ पर एक बार क्रॉपिंग की जाती है, फिर उसके बाद उस लैंड को छोड़ दिया जाता है. उसके बाद दूसरे लैंड को साफ़ करके वहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है. और इसमें क्या किया जाता है, जब यहाँ पर लैंड को तैयार कर रहे होते हैं, जो ग्रास होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उन्हें कट करके उसे साफ़ करते हैं, तो वो ट्री और ग्रास को जलाकर उसके ऐश को यानी राख को उस ग्राउंड में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो ऐश होता है वो फर्टिलाइज़र का काम करता है. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसे कहते हैं कि पर्टिकुलर एक जगह पर
क्रॉप ग्रो नहीं करना, बल्कि छोड़ छोड़कर लैंड को, आज यहाँ पर एग्रीकल्चर किया तो उस लैंड को छोड़कर कल को दूसरी जगह जाकर उस जगह पर एग्रीकल्चर करना। तो इस तरीके के एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके बारे में आप पूरे डिटेल से बच्चों आपके 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो मेजर फूड। अब यहाँ पे बच्चों जो मेजर फूड है वो क्या है, मेजर फूड क्रॉप्स। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, मेन ऑक्यूपेशन इज हियर फार्मिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिस, स्टिल इन प्रैक्टिस का मतलब आज भी वहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है। और जो मेजर क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, दीज आर राइस, मेज, शुगर केन एंड कसावा। कसावा इज अ रूट क्रॉप। कसावा कैसा क्रॉप है, एक रूट क्रॉप है जिसकी रूट को निकाल कर खाया जाता है एंड इज द मेन फूड ऑफ द पीपल। और कसावा एक रूट क्रॉप है और मेन फूड है कहाँ का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोगों का मेन फूड है। क्या मेन क्रॉप फूड क्या है, जो फूड क्रॉप है वो क्या है, कसावा, एंड इट इज अ रूट क्रॉप। Cash crop of this region are coca, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm। ये यहाँ के कैश क्रॉप हैं, यानी ऐसे क्रॉप्स जिन्हें बेचकर वो मनी अर्न करते हैं उन्हें हम कैश क्रॉप कहते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो हम मनी अर्न करने के लिए बाजार में बेचने की पर्पज से ग्रो करते हैं उसे हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। और यहाँ के लोगों के फूड डाइट, यानी कि यहाँ के लोगों की जो रोज़ की खुराक है, यानी जो रोज़ का वो डाइट खाना वो खाते हैं, उसके अंदर फिश एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो कसावा है आपने पढ़ा था, कसावा इज ए रूट क्रॉप एंड द मेन फूड ऑफ द पीपल। तो ये रूट क्रॉप, ऐसा ये कसावा का ट्री है। ओके, इसके अंदर इसकी जो रूट होती है, ये रूट दिखाई गई है यहाँ पे। ओके, कसावा प्लांट, इट्स अ कसावा प्लांट एंड रूट। ओके, तो ये इस तरीके का होता है कसावा रूट, जिसे यहाँ के लोग अपनी डाइट में लेते हैं और ये यहाँ का मेन फूड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। नाउ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। अब यहाँ पे जो बच्चों ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवेज थ्रू द थिक फॉरेस्ट एंड मार्शी लैंड। और यहाँ पर जो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है रोड और रेलवे बनाना। क्यों? क्योंकि यहाँ की थिक फॉरेस्ट के अंदर से होकर और मार्शी लैंड पे रोड और रेलवे बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स। और यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन सम डेवलपमेंट। और जब आज़ादी के बाद, जब ये 1960 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुए हैं इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर हेयर। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर कुछ ही दिनों में बहुत ही पॉपुलर बनकर उभरा है। नाउ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स। अब बच्चों देखो यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स कौन सी हैं। नियरली 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन एंड सिटीज़। अब जो यहाँ की बच्चों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ओनली 30% ही जो है वो सिटी या टाउन में रहती हैं, बाकी की 70% विलेज में रहती हैं। लाइक इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है एंड उनके जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। वैसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेज में। और विलेज में मोस्ट जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो क्या है, वो फार्मिंग है। ओके, द लार्जेस्ट सिटी इज किंशासा एंड इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, किंशासा। इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये कंट्री के वेस्ट में है। द अदर सिटीज़ लुम्बाशी, काटांगा, किशनगानी एंड मटाडी इज़ द मेन सी पोर्ट। ओके, तो जो यहाँ की मटाडी है वो सी पोर्ट है। मटाडी सिटी जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, यानी कि मटाडी सी पोर्ट के लिए फेमस है।
और अदर सिटीज़ में लुम्बाशी, काटांगा, किसनगानी एंड मटाडी, ये सारे इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. ओके बच्चों. नाउ द नेक्स्ट इज, डू यू नो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वॉज कॉल्ड जेर from 1971 to 1977. It was earlier known as Belgian Congo. बेल्जियन कॉन्गो इसे इसलिए कहा जाता था कि पुर्तगीज़ के बाद बेल्जियम के लोग यहाँ पर आकर रहे. ओके, बेल्जियम के लोगों का यहाँ पर होल्ड था और 1960 में कॉन्गो को इनसे आज़ादी मिली थी. तो 1971 टू 1977 तक कॉन्गो को जेर के नाम से जाना जाता था. इट वॉज अर्लियर नॉन एज द बेल्जियन कॉन्गो. नाउ द पॉलिटिकल सिस्टम. अब यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसी इंडिया की है. पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट. और यहाँ की पब्लिक ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है और यहाँ के हेड को भी, लाइक एज इंडिया. यू कैन नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ दिस स्टेट. बच्चों, क्या आप इस स्टेट के यानी कि कॉन्गो के प्रेजेंट हेड का नाम बता सकते हो? आपको ये फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, या फिर आप यहीं पर बुक पर लिख सकते हो. इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेम, यू हैव टू चेक योर आंसर. ओके, सो नाउ आवर चैप्टर इज completed. ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द question and answer of this chapter. Okay student, take care, bye.